फ्रेम सही आ रहा है? फ्रेम कर तो ले रहा कुछ? क्या टॉपिक है अभी हमारा? दूसरा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का रिवीजन चल रहा है। और क्या टॉपिक है हमारा? भारत की प्रमुख झीलें। और कल के लेक्चर में हम सिर्फ इसे क्या कर पाए थे? झीलों के प्रकार। अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे सनराइज करियर एकेडमी में जो अग्निवीर योद्धा बैच है वो रोजाना 12 बजे से 3 बजे तक, जो भी छात्र पेट का भी तैयारी कर रहा है और आर्मी का भी तैयारी कर रहा है ना, वो 12 बजे दूसरे नंबर वाले हॉल में बैठ जाया करो। क्लियर है? आप लोग बैठते नहीं हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों को पढ़ना नहीं है। तो जैसे ही 12 बजता है तो आर्मी वाले उधर चले जाया करें। ठीक है? इसके बाद देखिए हमारा कौन सा और रेगुलर बैच चल रहा है? यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2022 प्रारंभिक बैच है। अभी भी कोई अगर आपके दोस्त यार साथी संगति जो पेट का फॉर्म भरे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको बता सकते हैं अभी भी मौका है, अच्छा खासा समय है। और जो बैच चल रहा है 9 से 1 बजे तक। उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच रेगुलर 1 बजे से 4 बजे तक। कल लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज की क्लास होगी 4 बजे तक। तो जो इसको लेना चाहता है, इस बैच को भी लेना चाहता है, वो बैठा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? चलिए, हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? ये प्रमुख झीलें, हिमानी झीलें पढ़ लिया था, नदी झीलें पढ़ लिया था, वायुड़ झील पढ़ लिया था, लेगून झील भी हमने पढ़ लिया था। और अब क्या आज पढ़ेंगे हम? द्रवण झील। क्या पढ़ेंगे हम? द्रवण झील। ठीक है? आए समझ में? अच्छा, द्रवण झील क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। इस प्रकार की झील, इस प्रकार की झीलों का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर धरातल के नीचे चूना पत्थर या लाइमस्टोन का निक्षेपण हो जाता है। लाइमस्टोन क्या होता है? निक्षेपण हो जाता है। धरती के नीचे बहुत सारे पत्थर चूना पत्थर के रूप में है। धरती के नीचे बहुत सारे पत्थर चूना पत्थर के रूप में है। नतीजा, उनका निक्षेप हो जाता है, जगह खाली हो जाती है और वहां पे जल भराव हो जाता है। और जल भराव के साथ चूना पत्थर के भी कुछ ना कुछ तत्व उसमें आ जाते हैं। और ऐसी झीलें क्या कहलाती हैं? द्रवण। अब ये सेम ऐसा ही होता है जैसे जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ा पत्थर गड़ा हो। अब वो पत्थर कहीं और खिसक जाए तो जहां पर वो पत्थर गड़ा था वहां पे तो जगह बनी रहेगी, और वहां पे अगर तरल पदार्थ भर जाए तो क्या हो जाएगा? वो झील हो जाएगी। क्लियर है? तो ये जो द्रवण झील होती है कैसे बनती है? चूना पत्थर या लाइमस्टोन के निक्षेपण से। चूना पत्थरों में धरातलीय जल को रिस रिस कर मिलने से इसमें रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है। आपने देखा होगा, चूने को अगर पानी नहीं मिलाओगे तो कठोर हो जाता है। चूने में जितना ज़्यादा पानी मिलाओगे तो क्या होगा बताएं? वो आया पतला हो जाएगा और वो गीला रहेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे नशेड़ी देखे हैं कि जैसे शराब ना मिलने पर चूना को ही पानी मिलाया पी गए। कोई बात नहीं, अंदर कम से कम आते तो काटेगा, जिसके कारण चूना पत्थरों का द्रवीकरण हो जाता है। देखिए, जमीन के नीचे चूना पत्थर सॉलिड अवस्था में है और वो जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो गया है तो चूने पत्थर का क्रिस्टलाइजेशन हो गया है। ध्यान दीजिएगा, जो जमीन के नीचे चूना पत्थर दबा हुआ है, जैसे आपका राजस्थान के मकरान डिस्ट्रिक्ट में जो चूना पत्थर दबा हुआ है, धरती का प्रेशर इतना ज़्यादा है और तापमान है, इसकी वजह से क्या हुआ? वो प्रेशराइज हुआ और रूपांतरित चट्टान में बदल गया। और उसी चूना पत्थर को हम आज कहते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। संगमरमर आपने देखा होगा, जब उसको तोड़ते हैं तो अंदर से क्रिस्टल निकलते हैं और क्रिस्टल वो चमकते हैं। ताजमहल 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 जो पूरा बना है संगमरमर का बना है। और इस पत्थर की एक क्वालिटी होती है कि ये सफ़ेद होता है, और सफ़ेद कलर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। सफ़ेद जो रंग होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। तो यानी अगर आप गर्मी में भी ताजमहल की सैर करोगे तो ताजमहल के फ्लोर पर जब चलोगे, संगमरमर है, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि व्हाइट लाइट क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ना कि यानी तापमान अवशोषण करने की क्षमता उसकी नहीं रह जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और धीरे धीरे यहाँ धरातल के आंतरिक भाग में गुफा का निर्माण होता है। भाई सीधी सी बात है, जो चूना पत्थर था जमीन के नीचे पहले कठोर था, जल पहुंच गया वहां पे और उसको क्या कर दिया? द्रवीकरण कर दिया। तो जगह तो उतनी ही रहेगी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया? पिघल गया और धीरे धीरे द्रव बन गया। तो यानी क्या हो जाता है? गुफा नुमा या खोखली जगह हो जाती है, वही क्या बन जाती है? झील। और जब इस गुफा के ऊपरी छत ध्वस्त होता है तो एक विशाल गर्त का विकास हो जाता है, जिससे जल भर जाने के कारण झील का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये झील हमारे भारत में देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है झील?
ये झील हमारे भारत में कहाँ पाई जाती है? मेघालय में चेरापूंजी के आसपास तथा शिलोंग में। मेघालय में चेरापूंजी के आसपास और तथा कहाँ पे है? शिलोंग में। उत्तराखंड के कुमाऊं एवं गढ़वाल हिमालय में, जैसे भीमताल, लोकताल, ये सब। तो ये सब कैसी झीलें हैं? ये चूना पत्थर निर्मित द्वारा झीलें हैं। ठीक है, आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या? भूस्खलन झीलें। भूस्खलन का मतलब क्या समझते हो आप, जरा बताएं। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? भूस्खलन का मतलब होता है जैसे पूरी तरह से क्या? ढह जाना। आपने देखा होगा बारिश के महीने में जब लगातार वर्षा होती है तो पर्वतीय इलाका जो होता है, पर्वत में लगातार पानी भरने से जो मिट्टी होती है पकड़ नहीं रहती है, नतीजा पूरी मिट्टी पूरा पहाड़ ढह जाता है। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी जब भूस्खलन होता है तो पूरा पहाड़ ढह तो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक गर्त का निर्माण हो जाता है, और गर्त के निर्माण की वजह से जब वहाँ पर पानी भर गया तो किसका निर्माण हुआ? झील का निर्माण। इन झीलों का निर्माण हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के गहरी घाटियों में देखने को मिलता है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कई उत्तरदायी कारक मौजूद होते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में अक्सर भूस्खलन की क्रियाएं होती रहती हैं। आपने देखा होगा जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, और हिमाचल प्रदेश है, उधर असम है और अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरह की क्रिया होती रहती है। जितना ज़्यादा बारिश हो जाएगा भूस्खलन हो जाएगा। नतीजा मान लीजिए कि मिट्टी ने एक ऐसा आकार ले लिया है कि जहाँ पे गर्त बन गया है, चारों तरफ से ऊंचाई है, तो सीधी सी बात है वो एक गड्ढे जैसा दिखेगा और उसमें पानी भर जाएगा, और पानी भरने की वजह से फिर वह झील का निर्माण करेगा, जिसके कारण गहरी घाटियों में प्रवाहित जल के मार्ग अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं और यह घाटी झील का रूप धारण कर लेती है। ये झील ज़्यादातर कम समय के लिए अर्थात अस्थायी झीलों में आता है। ठीक है, अब आते हैं मानवीकृत झीलें या मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें, देखिए आपको बताते हैं, जैसे हम डैम बनाते हैं, नदियों के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक लंबी दीवार बना देते हैं, वो डैम हो जाता है। डैम का काम क्या होता है? पानी को रोकना। नदियों का बहता हुआ पानी को वह रोक देता है, लेकिन डैम टूटे ना, इसीलिए धीरे धीरे पानी उसमें से रिसाव किया जाता है। और क्योंकि पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो टरबाइन घूमता है उससे बिजली उत्पन्न होती है। यानी डैम क्या है? बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डैम पानी रोक के रख रहा है, और डैम अगर पानी रोक के रख रहा है इसका मतलब वह एक झील का निर्माण कर रहा है। यानी हमारे देश में जितना भी डैम बने हैं यह एक तरीके से झील भी है। यानी बांध को हम क्या बोल सकते हैं? झील भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी रुका हुआ है और थोड़ा बहुत तो पानी गतिमान हो ही रहा है, इसलिए वो क्या है? झील है। इसके अंतर्गत उन झीलों को शामिल किया जाता है जिसका निर्माण मानव के क्रियाकलापों के द्वारा होता है। मानव की क्रिया, डैम किसने बनाया? मानव ने बनाया। पानी को रोक दिया, पानी का जमावड़ा है, पानी बह भी रहा है, तो क्या हो गया? झील। मानव बहुउद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों में बड़े बड़े विशाल बांधों का निर्माण करके नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास करता है, और जिससे विशाल विशाल जलाशय का विकास होता है। आप अगर डैम को ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा एक तरफ से नदी आ रही है, उसका पानी रुका जा रहा है। तो जहाँ जिस तरफ से डैम का पानी रोका जाता है, अगर आप हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से देखोगे तो वहाँ बहुत बड़ा जलाशय होता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा तालाब है जो एक तरफ से पानी रुका हुआ है, तो वो एक झील का निर्माण करता है, झील जैसा दिखता है। ठीक है, जिससे विशाल विशाल जलाशयों का विकास होता है। धरातलीय खनन कार्यों से भी झीलों का निर्माण होता है, और इसके साथ साथ जल संरक्षण एवं सिंचाई के लिए धरातल पर गर्तों का निर्माण किया जाता है, जिससे भी झीलों का निर्माण विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे हमारे में कैसे गोविंद बल्लभ सागर पंत, हमारे भारत में जितने बांध है ना, जितने बांध हैं सबके सब मानवीकृत क्या है? झीलें हैं। जितने बांध होंगे सबके सब मानवीकृत झीलें हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ क्या है? गोविंद बल्लभ पंत, और ये कौन सा है आपका? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में है। तिलैया बांध, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे झील के प्रकार। अभी आप लोगों ने झील का प्रकार देख लिया है। अब कौन कौन सी जगह पर, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना है, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कल का PDF आप सब लोगों को मिल गया होगा। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने पढ़ा? ईमानदारी से बताना। आधा तो रहने दे, फिर पूरा किसने पढ़ा? तुमने पढ़ा? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं मानता हूँ।
और किसने पढ़ा? विवेक ने पढ़ा। और किसी ने नहीं पढ़ा? मोहित आपने पढ़ा, आप तो अभी नए स्टूडेंट हो। बाकी किसी ने नहीं पढ़ा? पूरा नहीं पढ़े? पूरा नहीं पढ़े हो इसका मतलब, अगर पूरा नहीं पढ़े हो तो टारगेट कंप्लीट नहीं है, टारगेट कंप्लीट नहीं है तो मतलब अधूरा है, और अधूरा का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कम से कम आपको खाने का समय ना हो, लेकिन पढ़ने का समय आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा निखार आता जाएगा, है ना। शादी ब्याहों में मेकअप 10,000, 20,000, 15,000 का होता है, 50,000 का भी होता है। वो जैसा तुम्हारा जेब परमिशन देगा उतने का होता है। आप देखिए कितनी लेयर लगाई जाती है, तब जाके निखार आता है ना, तब जाके निखार आता है ना, है ना। पीओपी हो, पुट्टी हो, जो भी हो, कितनी बार फेरा जाता है तब जाके निखार आता है। तो वहीं से समझा करो ना आप लोग। ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए, बिल्कुल बंद करवा देना चाहिए। जज्बा से खेलते हैं ये आदमी के। क्लियर है? तो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, जितना भी, अगर आप लोग जितना भी पीडीएफ आ रहा है, अगर समय निकाल के उसको नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर वो धरा का धरा रह जाएगा। देखिए आज का पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे तो आज के 3-4 पीडीएफ, कल के 3-4 पीडीएफ, परसों के 3-4 पीडीएफ, ऐसे करके अगर आप रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो आप एक महीने में देखेंगे कि कम से कम आपके 100-150 पीडीएफ ऐसे हैं आपके मोबाइल में जो पढ़े ही नहीं गए। और पढ़े ही नहीं गए तो ज्ञान कहाँ से आएगा? और ज्ञान नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? पेपर नहीं निकलेगा। और हम सब लोग यहाँ पर पेपर निकालने के लिए बैठे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति पेपर निकाल सकता है तब जब वह उन शास्त्रों को अच्छे से चलाना जानता रहेगा तब। इसलिए जितना पीडीएफ आपको, जितना मटेरियल ग्रुप में आता है, तुरंत बैठ के 10, 15, 20, 25 मिनट में उसको पढ़ डालो। पढ़ने के बाद फुर्सत। क्लियर है? चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इस मैप में देखते हैं। ठीक है, एक मैप में मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस मैप में देखिए, ये हमारे भारत का मैप है और इस मैप में हमारे कौन कौन सी कहाँ पर झीलें हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके का हमारा मैप है, हमारे भारत का मैप इसी तरीके से है। आप सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं और इस मैप की अच्छे से स्टडी करते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे एग्ज़ाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये दोनों तुम, और इधर किसको, और इधर शाबाश, और इधर थोड़ा सा, और थोड़ा सा उधर, अरे आगे आ जा भाई, है ना। ये लोग आराम से बैठे हुए हैं, टिक के आराम से। चलिए हम सब जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे देखिए पेगोंग तो झील, ये लद्दाख रीजन में है। पेगोंग तो झील ये कहाँ पे? हमारा लद्दाख रीजन में है। और ये झील भारत की ऊंचाई वाली जगह की झील है। यानी ये प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे ऊंचाई क्षेत्र में कौन सी झील है? वो कौन सी है? पेगोंग। अच्छा, एक सो मोरारी भी आता है, सो मोरारी आता है। अगर पेगोंग नहीं नाम आएगा तो सो मोरारी जरूर कर दीजिएगा। ये सब ऊंचाई वाली ही झीलें हैं। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा और नीचे उतरेंगे तो देखो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में हमारी वूलर झील आपने सुना होगा। जम्मू कश्मीर के इलाके में वूलर झील सुना होगा। वूलर झील जो हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और आपने एक नदी सुना होगा, झेलम नदी। झेलम नदी इसी झील से निकलकर यह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में बहती है। क्लियर है? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में बहती है। क्लियर है? तो जम्मू कश्मीर में कौन सी झील हो गई? वूलर झील। और उसके नीचे जम्मू कश्मीर में ही क्या है? डल झील या डल झील। कौन सी झील? डल झील। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, वूलर झील और डल झील का बहुत एग्जाम में आता है, तो इसको देखिएगा। डल झील हो गया। उसके बाद जानसर झील है, ये भी क्या है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का नीचे का राज्य है हिमाचल प्रदेश। एचपी कर देता हूं मैं, एचपी कर देता हूं। क्या कर देता हूं? एचपी। एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, जैसे सूरज ताल, चंद्र ताल, नाको झील, और यहाँ पे क्या है? रेणुका झील। देखिए क्या हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? सूरज ताल, चंद्र ताल, नाको झील और कौन सा? रेणुका झील। ये पूरा मटेरियल आपके पास पहुंचेगा। पहले आप मैप को अच्छे से देख के स्टडी करो। ठीक है? फिर उसके बाद देखिए उसके नीचे और उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड में है सात ताल झील और भीमताल झील, ये क्या है? रूपकुंड झील और नैनीताल झील। ये चारों झील के बारे में
एग्जाम में बहुत अच्छे से आता है और इसको अच्छे से पढ़िए। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं? सातताल झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, नैनीताल झील। क्लियर है? फिर देखिए आप, हम पहले इधर का स्टडी करते हैं। मैप में देखिए, इधर हमारा हिमालय प्रदेश, कौन सा? सिक्किम। और सिक्किम में क्या है? सोंगमो झील। सिक्किम में क्या है? सोंगमो झील। क्लियर है? और उधर आप पहुंचेंगे इधर मणिपुर में। मणिपुर में क्या है? लोकतक झील। लोकतक झील बहुत पूछता है कि भैया लोकतक झील कहाँ की झील है? मणिपुर की झील है। अच्छा, लोकतक झील में क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य, कैबू लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य। कैबू लामजाओ, कैबू लामजाओ, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है? कैबू लामजाओ, कैबू लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य है। और ये क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है। क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य। बहुत बार पूछा जाता है, हो सकता है आपके यूपी SSC पैट में पूछ लिया जाए। क्लियर है? उसके बाद देखिए हम राजस्थान में आएंगे। हम राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान की झील तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है और रेगिस्तान के किनारे किनारे जो झील है उसमें नमक उत्पादन किया जाता है। तो देखिए ये हमारा जो बाउंड्री बना है ना, ये है हमारा राजस्थान। और इस राजस्थान में देखो क्या है? ये सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील और ढेभर झील, राजसमंद झील, सब के सब इंपॉर्टेंट है। सांभर झील में भारत का 60% नमक उत्पादित किया जाता है। क्लियर है? और भारत की सबसे खारी झील, भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? सांभर झील। कहाँ पे है? राजस्थान में। क्लियर है? आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आएंगे। मध्य प्रदेश देखो, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश हमारा कैसा देश है? एकदम कैसा राज्य है? लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक्ड मतलब ये किसी समुद्र पे नहीं खुलता। तो देखो मध्य प्रदेश में क्या है? भोज झील और तवा वोहर झील, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। भोज झील और तवा वोहर झील। इसके बाद देखिए हमारा गुजरात में, देखिए गुजरात में बहुत सारी झीलें हैं। गुजरात में नाल सरोवर झील या नल सरोवर झील, ठीक है? उसके बाद लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और मैंने आपको कल लोनार के बारे में बताया था कैसी है ये ज्वालामुखी निर्मित झील है, क्रेटर झील है। कैसी? क्रेटर झील। आए समझ में? और इसी के नीचे तेलंगाना है। तेलंगाना नया राज्य है जो सन 2014 में बना है। और देखो तेलंगाना में क्या है? हिमायत सागर झील, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये हिमायत सागर झील आंध्र प्रदेश में आती थी, लेकिन सन 2014 में तेलंगाना कट गया, तेलंगाना राज्य अलग बन गया, तो ये झील क्या हो गई? तेलंगाना में लगी। हिमायत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हिमायत सागर झील और ओस्मान सागर झील। हमको ये लगता है कि ये दोनों आंध्र प्रदेश में होंगे, लेकिन ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में क्या है? हिमायत सागर झील और ओस्मान सागर झील। क्लियर है? आगे देखिए ओडिशा में। ओडिशा में सबसे फेमस चिलिका झील। कौन सी झील है? चिलिका झील है। और चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है? और कौन से तट? उत्कल तट। और कौन सा सागर? बंगाल की खाड़ी। इसके बाद आप आंध्र प्रदेश में आएंगे तो कोलेरू झील। कोलेरू झील कैसी? लगून झील है। कोलेरू झील कैसी है? लगून झील है और खारे पानी की झील है और कोरोमंडल तट में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है? पुलिकट झील है। अच्छा, एक छात्र पूछ रहा था सर पुलिकट झील सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है कि तमिलनाडु में? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर बनाती है। और पुलिकट झील भी क्या है? लगून झील है। क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? आंध्र प्रदेश की झील है। क्लियर है? आगे तमिलनाडु में आएंगे तो देखो वीरानम झील। कौन सी झील? वीरानम झील, ठीक है? आए समझ में? वीरानम झील तमिलनाडु में है। उसके बाद क्या है? चेम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु में। चेम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु में। उसके बाद और देखेंगे हम इधर केरला में दो झीलें बहुत पूछता है। केरला में दो झीलें बहुत पूछता है। एक वेम्बनाड झील। अब वेम्बनाड झील क्या है ना? लंबवत झील है, लंबी झील है, उत्तर से दक्षिण है। ये देखो उत्तर से दक्षिण है, लंबवत झील है। ये भी लगून झील है, खारे पानी की झील है, पर्यटक स्थल भी है, ठीक है? और ये क्या है? सास्थल कोट्टा झील।
और ये अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील कहाँ पे, ये भी कहाँ पे है हमारा, केरल में। तो ये मैप आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, पीडीएफ भी पहुंच जाएगा, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, आपको बता दें, राजस्थान की एक झील है जिसका नाम है राजसमंद झील। ये राजस्थान की एक झील है, ये यहाँ पे राजस्थान की झील है जिसका नाम है राजसमंद झील। क्या नाम है, राजसमंद झील। अच्छा, ये हमें क्यों पढ़ना है, ये हमें इसलिए पढ़ना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। हम देखते हैं कि राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा है, जहाँ पे रेत होती है वहाँ पे नमक भी होता है, और नमकीन झील ज़्यादा है, और नमकीन झील के बीच में एक मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है, राजसमंद झील, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जैसे माही नदी हो गया, जैसे नर्मदा नदी के थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं अपने झीलों के बारे में, अपने झीलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऐसे अगर देखा जाए झील के क्षेत्र में, क्षेत्रफल में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी, चिल्का झील ही है। लेकिन अगर खारे पानी की झील देखा जाए तो वो भी कौन सी है, चिल्का झील, जो कि कहाँ पे है, ओडिशा में। ओडिशा के कौन से तट में, उत्कल तट में, और कौन से सागर में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। आए समझ में। पुलिकट झील देखिए, पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पे देखो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी निकलती है, झेलम। झेलम किसका बॉर्डर बनाती है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। क्लियर है। आगे आगे देखिए क्या है, भारत की सबसे लंबी झील, लंबी, अच्छा लंबी, अब बड़ी में अंतर है। देखो हमारा केरला ऐसे है ना, ऐसे ऐसे केरला है, तो जो वेम्बनाड झील है ना वो ऐसे बनी हुई है, यानी लंबवत है, उत्तर से दक्षिण। क्लियर है, उत्तर से दक्षिण। तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, और वेम्बनाड झील का स्वरूप कैसा है, लगून झील है, और ये एक पर्यटक स्थल भी है। इसमें नाव की प्रतियोगिता होती है, नाव चलाने की। 100-150 लोग एक नाव में बैठे होते हैं, और आपको बताते हैं सभी वो क्या बोलते हैं, पतवार चलाते हैं और रेस होती है, ठीक है। हमारे चित्रकूट में भी रेस एक बार अभी हुई थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि चित्रकूट में रेस कैसे हो गई, वो नाव चलाते चलाते राजापुर ना पहुंच जाए। प्रतियोगिता दोस्त मैं अब सब भूल गया हूँ, जब से मतलब मेहनत कोई और करता है, जीतता कोई और है, तो मैं सारी प्रतियोगिताएं भूल गया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेम्बनाड झील देखिए, वेम्बनाड झील के अंदर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेम्बनाड झील के अंदर वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। देखो ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH-47A, और जो कि एक झील के अंदर है, और झील के अंदर एक द्वीप में है, और उस द्वीप का नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप। आपसे पूछ रहे एग्जाम में कि वेलिंगटन द्वीप कौन से झील में है, वेम्बनाड झील में, और उसके अंदर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 47A, जो कि पूरे देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे 7, वाराणसी से कन्याकुमारी। किसकी दूरी तो मैंने सर्च नहीं किया, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूर्वोत्तर राज्य की बोल रहा होगा। पूर्वोत्तर राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील। कहाँ पे है, सिक्किम में। देखो भारत की सबसे ऊंची झीलों में भी ये आता है, चोलामू झील, ठीक है। लेकिन आपको बता दें इससे भी ऊंचा झील कहाँ की है, लद्दाख की, जो पेगोंग हमने झील और सोमरारी झील पढ़ा था ना। लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत की बोलेगा तो वो कौन सी होगी, चोलामू झील, सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है। क्लियर है। आगे चोलामू झील के अलावा पेगोंग सो को भी भारत की ऊंची झील माना जाता है।
पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकतक झील, कहाँ पे? मणिपुर में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? लोकतक झील, कहाँ पे है? मणिपुर में। और इसी में क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा? कैबू लामजाओ। कौन सा? कैबू लामजाओ। क्लियर है? आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसी झील के अंदर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे, महाराष्ट्र की लोनार झील उल्का पिंड के निर्माण से बनी हुई है। देखिए, उल्का पिंड आप बोल सकते हो, और क्या? क्रेटर झील, दोनों से बनी हुई है। क्लियर है? आए समझ में? यानी कभी महाराष्ट्र में उल्का पिंड गिरा होगा तो वो जमीन धंसी होगी और फिर उसके बाद उसी से ज्वालामुखी का भी निर्माण उद्गार हुआ होगा। देखिए, महाराष्ट्र की लोनार झील उल्का पिंड के निर्माण से बनी हुई है, जिसका रंग हाल ही में गुलाबी हो गया है। अब पूछ सकता है कि कौन सी झील का रंग गुलाबी हो गया है? लोनार झील। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आगे देखिए, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील में क्या है? आंध्र प्रदेश में हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर है। किस नाम से? इसरो का सतीश धवन। अच्छा, ये बोल रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर को ही क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। आया समझ में? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो सतीश धवन सेंटर कहाँ पे है? पुलिकट झील में है। क्लियर है? अब आते हैं हमारे एक एक झील पढ़ते हैं अब हम, ठीक है? टाइम कितना हो गया, कोई बताएगा मुझे? कितना? 10:22। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? हमारी वूलर झील। अब एक एक करके झील पढ़ते हैं कि बाकी हमारे भारत में झील है कहाँ। देखिए, जो भी भारत में अगर झील आएगा तो वो ध्यान दीजिएगा, वो झील इसी डेटा के हिसाब से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस झील को एकदम रट लीजिएगा, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि अगर मान लीजिए अगर झील आ गया तो खाली नहीं जाना चाहिए। और अभी देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, वूलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसी झील से झेलम नदी निकलती है जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित भारत का वृहत्तम ताजे जल का झील है ये, ठीक है? झेलम नदी पर निर्मित है और गोखुर झील का उदाहरण है। यानी ये एक झील कैसी झील है? गोखुर झील है। यानी हाँ, गोखुर, ये ऐसे करके ऑक्सबाउ जिसे बोलते हैं। क्लियर है? ऑक्सबाउ। कल मैं समझा रहा था ना गोखुर झील, तो बोलते नहीं सर ऑक्सबाउ। क्लियर है? आगे देखिए, डल झील। डल झील कैसी है? हिमानी द्वारा निर्मित श्रीनगर में कैसी झील है? ताजे पानी की झील है। ताजा पानी का मतलब होता है मीठा पानी, ठीक है? हम जब छोटे थे तो दिल्ली में रहा करते थे। दिल्ली में जो है मीठा पानी आता था। दिल्ली में कभी कभी खारा पानी भी आ जाता है ना, क्योंकि दिल्ली की ज़मीन के नीचे इतना अंधाधुंध कचड़ा है कि पानी बड़ा ख़राब आता है। तो वहाँ पे सरकार मीठा पानी जो है करती है। तो मीठा पानी। और आपको बता दें, उस समय भी लगभग 1998 की बात बता रहा हूँ मैं, उस समय भी पानी की इतनी किल्लत हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा किल्लत हुआ करती थी कि मतलब एक टोंटी हुआ करती थी, नल हुआ करता था, और उसमें कई सारे जो है केन रखी रहा करती थी। जैसे हमारे अपन कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम लोग हर चीज़ का उपयोग करना जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कोई कट्टी मिली, तो कट्टी को हम घर में क्या करते हैं? संजो के रखते हैं। उसमें दाल भर देंगे, सरसों का तेल भर देंगे, सरसों भर देंगे, है ना, मिट्टी का तेल भर देंगे। तो उस समय आपको याद है नीले कलर का डालडा चलता था, नीले कलर की कट्टी डालडा। तो उस समय डालडा नीले कलर की 10 लीटर 15 लीटर की आती थी, और उसमें लोग पानी भरा करते थे। क्यों? क्योंकि खारा पानी आता था, मीठा पानी भी आता था, तो मीठा पानी को संजो के रख ले, पानी की किल्लत थी। तो वहाँ पे बोल रहे थे, वहाँ पे मतलब आंटियाँ लोग बोलती थी मीठा पानी आ गया भर लो सब लोग, मीठा पानी आ गया भर लो सब लोग। मुझे लगा कि ज़रूर मीठा पानी में चीनी मिलाई गई होगी। तो मैं हमेशा जाता था और जिस नल से मीठा पानी निकलता था वो चेक करता था, नल खोल के वो पानी पीता था।
और उस समय कम से कम कई सालों तक मेरे दिमाग में ये था कि ये क्यों बोला जाता है, मीठा पानी क्यों बोला जाता है, ये तो वैसे ही पानी है, इसमें तो कोई टेस्ट नहीं है, मीठा पानी। आगे चल के जब टीचरों ने पढ़ाया कि मीठा पानी किसे बोला जाता है, तब जाके समझ में आया मीठा पानी मतलब सादा पानी, मीठा पानी मतलब जिसमें नमक नहीं है। क्लियर है, ये चीज़ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्या है, सांभर झील। सांभर झील हमारी कहाँ की झील है? सांभर झील हमारी राजस्थान में स्थित है और भारत की कौन सी सबसे बड़ी खारी झील, सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी झील है? सबसे ज्यादा खारी झील है। और खारी झील है तो हमने इसका फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? इसमें से नमक बनाना चालू किया। तो भारत का कितना प्रतिशत? 60% नमक की आपूर्ति इसी से होती है। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, जैसे मान लीजिए हमारा गुजरात है और गुजरात से लेके बंगाल तक तटीय क्षेत्र है। कौन सा तट लगता है? अरब सागर का और बंगाली खाड़ी का। और सागर कैसा होता है? खारा होता है। यानी इन सभी तट में नमक बनाया जाता है। हमारे कितने तटीय राज्य हैं? 9। सबसे बड़ा तट रेखा कौन बनाता है? गुजरात बनाता है ना। आपको बता दें, जब 60% नमक राजस्थान में बन गया तो बचा कितना? 40%। अब ये 40% नमक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल में बनाया जाता है। इस 40% में आधे से ज्यादा नमक बनाया जाता है गुजरात में। आए समझ में? जो 40% बचा, इसका भी आधे से ज्यादा नमक कहां बनाया जाता है? अब बाकी बचा ये 8 राज्य में। क्लियर है? आए समझ में? ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? एग्जाम निकालने के लिए नहीं, खुद की नॉलेज के लिए। और जिस दिन आप खुद की नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना, एग्जाम निकालना और आसान हो जाएगा। ओके, चलिए ये देखा हमने। आगे ढेबर झील, ये भी कहाँ पे है? हमारी राजस्थान में। ढेबर झील ये भी राजस्थान में है। राजस्थान के उदयपुर स्थित खारे झील की झील है ये, खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। अब ढेबर झील अगर आएगा ना तो इस शब्द के लिए आएगा आपके एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ढेबर झील। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एग्जाम में आया तो कृत्रिम झील के लिए आएगा। 2 तरीके से आ सकता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ढेबर झील। कौन सी? लेकिन खारे जल की। क्लियर है? राज्य कौन सा है? राजस्थान। आया समझ में? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट आएगा, इसका निर्माण उदयपुर के राजा ने करवाया था। ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हो। अगर हम ये डेटा ला सकते हैं तो तुम थोड़ा सा डेटा और निकाल सकते हो, है ना। चलिए, लोकतक झील। देखो, हम अभी लोकतक झील को 3 बार पढ़ लिए, ये तीसरी बार है। अब अगर पढ़ लेंगे ना तो गारंटी देता हूं एक बच्चा नहीं भूलेगा। ठीक है, देखो लोकतक झील है, कहां पे स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर हमारा पूर्वोत्तर राज्य, और मणिपुर स्थित उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा भारी जल का झील व जल विद्युत केंद्र भी है यहाँ पे। और इस झील में विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, बोल सकते हो, द्वितीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में कैबू लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। और इस झील में मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा क्यों? मणिपुर की जीवन रेखा क्यों? बहुत सारा पानी मिलता है इससे, और प्लस इसमें व्यापार भी होता है, उद्योग भी होता है। उद्योग कैसे? जो आपस में हो जाता है, गांव घरों में हो जाता है। अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में क्या उद्योग है? गांव में क्या उद्योग है? जैसे दूध हो गया, और लकड़ी हो गया, मटका हो गया, और बताएं लोहे की थोड़ी बहुत सामग्री है ना, सूपा हो गया, टोकरी हो गया। तो ये सभी तो उद्योग है। कौन से उद्योग है? लघु उद्योग है। आप हथकरघा उद्योग भी बोल सकते हो इन्हें। आगे देखिए क्या, चिलिका झील। चिलिका झील दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, ये भी नहीं भूलेगा। चिलिका झील उड़ीसा में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और कैसी झील है? लगून झील। लगून झील मतलब जैसे मान लीजिए इधर समुद्र है और ये तट है, तो ये ऐसे बना होगा। यहां से पानी घुसेगा और घुस तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आ पाएगा। क्लियर है?
आगे देखिए, चिल्का झील उड़ीसा स्थित भारत का बृहत्तम झील लैगून झील है, खारे पानी की झील है। झींगा मछली का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? झींगा मछली। और झींगा मछली कौन सी क्रांति के तहत? गुलाबी क्रांति। देखो, गुलाबी क्रांति के तहत झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है ताकि हम इसका इतना ज़्यादा उत्पादन करें, विश्व में बेच सके। और देखो, विश्व में बेचेंगे तो हमारा कितना होगा? डॉलर में पैसा आएगा। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में होता है? डॉलर में। अच्छा, लाल क्रांति, टमाटर, मांस। अच्छा, क्रांति क्यों लाई जाती है? क्रांति क्यों लाई जाती है? ताकि उसकी सबसे ज़्यादा उत्पादकता हो और हम उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेच पाए। और उससे देखो, जितना सामान भारत से बाहर जाएगा उतना डॉलर हमारे देश में आएगा और हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। अर्थशास्त्र कहता है कि जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा वह देश विकसित होगा। फिर आते हैं कुछ लोग कहते हैं ये सब नहीं खाना चाहिए, ये भी तो जीव है। पैसा के आगे कोई जीव नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। बताइए, यहाँ पे ये लोग खाने के लिए मना कर रहे हैं, देश में क्रांति ले आए, मांस क्रांति, झींगा क्रांति और सिल्वर क्रांति। आपको बता दें, सर ने कल पढ़ाया था ना जलधाराएं। और जलधाराओं में लवले सर ने यह भी पढ़ाया था कि चाइना सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्यों है? धाराओं की वजह से, जलधाराओं की वजह से, और वहाँ पे ज़्यादा मछली आती हैं। हम भी अपने देश में मछली उत्पादन करते हैं, उन्हें बेचते भी हैं, ठीक है। और आपको बता दें, अगर भारत इतना उत्पादन ना करे तो विश्व की आपूर्ति नहीं होगी। क्लियर है? तो जिस चीज़ से फ़ायदा होता है उसको करना चाहिए, लेकिन अच्छे वे में। आगे देखिए, कोलेरू झील। कोलेरू झील क्या है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में स्थित है। जो कोलेरू झील है ये डेल्टाई झील है और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में स्थित है। कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, और तुंग की सहायक नदी भद्रा की सहायक नदी तुंग। तुम कौन से बोल दिए? भद्रा की सहायक नदी तुंग, तुंग की भद्रा, यही तो है। अच्छा, ये बताया हो क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। पुलिकट झील, अभी देखो हमने दूसरी बार पढ़ रहे हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, खारे पानी की झील है और लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, यहाँ पर भी हमारा एक अनुसंधान केंद्र है। क्लियर है? देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, खारे जल की लगून झील है और इसी में एक द्वीप है, क्या नाम है? श्रीहरिकोटा नाम द्वीप है। ठीक है, आए समझ में? और इसमें हमारा कौन सा अनुसंधान केंद्र है? जैसे हम मिसाइल वगैरह टेस्ट करते हैं ना, मिसाइल वगैरह टेस्ट करते हैं, कोई रॉकेट टेस्ट करते हैं, वो कहाँ? श्रीहरिकोटा। आगे देखिए, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील दूसरी बार पढ़ रहे हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। कैसा पानी है इसका? खारा पानी है। झील कैसी है? लगून है। और कैसी है? यह लंबवत झील है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। और नौका प्रतियोगिता, केरल की सबसे प्रसिद्ध नौका प्रतियोगिता इसी में होती है। क्लियर है? क्या लंबाई नहीं पता यार, लंबाई मुझे नहीं पता, मैं नापने नहीं गया ना। मैं इतना देर से बोलते चला गया, बोलता कुछ ही नहीं बताया। अब कुछ तुम भी सर्च करो कि हम ही सर्च करके दें। तो अगर हम सर्च करके देंगे, सब कुछ हम सर्च करके देंगे, तो छात्र का अध्ययन कहाँ रहेगा ये बताइए। और छात्र का अध्ययन अगर नहीं रहेगा तो फिर हमारा सनराइज करियर एकेडमी, एग्जामपुर और उत्कर्ष क्लासेस जैसा ना हो गया कि छात्र को कुछ करना ही नहीं है, वही सब कुछ करके दे रहे हैं। अब वास्तव में जो छात्र दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है उसके लिए एग्जाम निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ। सुबह सुबह जबान लड़ाने की गोलियां खा के आता है क्या है? देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आपको एक चीज बता दें, परसेंटेज टाइप में अध्ययन होना चाहिए। आप टीचर से 10% लीजिए, 90% खुद कीजिए। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा,
कहीं भी चले जाइए, आपकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि आपको सिर्फ मार्ग पता चलना चाहिए, चलने का तरीका आपका खुद का होना चाहिए। आपको बता दें, ये इतनी देखिए किताबें हैं, सब कुछ है, इतना यूट्यूब चैनल होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चा फेल क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि बच्चे को सब कुछ बना कर दे दिया है ना, अब वो खाने तक की भी मेहनत नहीं कर रहा है। बच्चे को सिर्फ आप साधन दीजिए, बनाए वो खुद, तब देखिएगा खाना कितना अच्छा रहेगा। अब आपने खाना भी दे दिया, बना भी दिया, सब कुछ कर दिया, अब वो इतना लड़का मोटाई कर रहा है, खा भी नहीं रहा है। अब खा भी नहीं रहा है तो कमजोर तो होगा ही ना। तो आपको बता दें, YouTube का सहारा बिल्कुल लीजिए, लेकिन आपका माध्यम रिसर्च होना चाहिए। किताबें पढ़िए, किताबों को अंडरलाइन करिए, बार बार। हाँ, मैं चला रहा हूँ। वो कम से कम मेरा इतना बताने पर 3 बार ऊपर देख लिया मेरे को देख के। चला रहा हूँ, अब कोई दिक्कत? ओके, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोग किताबों में रिसर्च कीजिए, नोट डाउन बनाइए। हमेशा जब तक आपके सफलता नहीं मिल जाती है, पेन आपका चलते रहना चाहिए किताबों पर। क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा। हम जब YouTube से देखकर तैयारी कर लेते हैं, YouTube से देख कर तैयारी कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक आदमी को कुर्सी में अकड़ के उसको बांध दिया जाए और 1 महीने बाद उसको खोला जाए। अब एक आदमी को अगर हम कुर्सी में बांध देंगे, 1 महीने बाद खोलेंगे, तो वो क्या खड़ा हो पाएगा, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो देखो, आपको बता दें, ये जितने भी बड़े बड़े YouTube चैनल हैं, ये सब लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। अब गुमराह कैसे कर रहे हैं? हर चीज उनको सामने ला दिया है। लड़के के पास रिसर्च करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और लड़के के पास रिसर्च करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वो रिसर्च कर नहीं रहा, तो उसके माइंड में जा नहीं रहा, और नतीजा रिजल्ट निकल नहीं रहा। नहीं तो आप बताइए, आज के युग में शिक्षा पाना, मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग की भी जरूरत है। आपके पास मोबाइल हो, पूरा कोचिंग आपके क्या बोलते हैं मोबाइल में, लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि लड़के ने अध्ययन ही नहीं किया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप है, और इसी में हमारा कौन सा NH है? नेशनल हाईवे 47। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेम्बनाड झील केरल स्थित खारे जल की लगून झील है, और इस झील में वेलिंगटन द्वीप, जहां पर नौकायान प्रतियोगिता होती है, और भारत की सबसे लंबी झील है, और इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है। इसके पूर्वी तट पे क्या है? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। कोई समय बताएगा मुझे? समय कितना हो रहा है? हो गया 40। तथा उत्तरी तट पर कोची बंदरगाह है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या? अरे देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग का संख्या आया है। पहला जलमार्ग कहां पे है? गंगा नदी पर। दूसरा जलमार्ग कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तीसरा कहां पे है? ये इस वेम्बनाड झील पर। आए समझ में? 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से गुजरता है। और देखिए, लोनार झील फिर आ गया, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, और उल्कापिंड भी गिरा था ना, उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है। ठीक है। चलिए, आज की क्लासेस यही खत्म कर रहे हैं हम। इसके बाद हमारा लेक्चर होगा, रामनरेश सर लेंगे। क्लियर है? इसको बंद कर दो।